आखिरकार नारायण राणे का सिक्का सिंधुदुर्ग में बोलता है, यह अब सिद्ध हुआ है। और यह सिद्ध हुआ है जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में। आपको बताएं, नारायण राणे जो कि कोंकण एरिया से आते हैं और इसीलिए उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री मंडल में शामिल किया था पिछले दिनों। और यह माना जा रहा था कि शिवसेना से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का जमाने के लिए ऐसा एक चेहरा चाहिए था जो कोंकण एरिया में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हो, और वो था नारायण राणे। और नारायण राणे को जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, हमने देखा था उस टाइम शिवसेना बौखला गई थी बुरी तरह, और उन सबको ये लग गया था कि कहीं ना कहीं हमने भी एक चूक की है भाजपा से अलग होकर। अब नारायण राणे की एक प्रतिष्ठा का सवाल था कि उनको ये सिद्ध करना है कि कोंकण एरिया में उनका अभी भी प्रभाव जो है वो बरकरार है। अब जिला सहकारी बैंक के चुनाव आए और उस चुनाव में आपको बता दें 19 में से 11 सीटें, जी हां 19 में से 11 जगह पर 11 स्थानों पर जो जिला सहकारी बैंक हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। केवल 8 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई है। और महाविकास अघाड़ी अगर मैं कह रहा हूं तो वो 3 दल हैं, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, यानी तीनों ने मिलकर के 8 केवल सीटें ली हैं। और अकेले नारायण राणे के वर्चस्व की बात करें तो 11 सीटें प्राप्त हुई हैं, और यह बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है। नारायण राणे का इससे कद बड़ा हुआ है। नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने जो एक दूर की कौड़ी जिसको स्थापित की थी, अब ये उसको तस्दीक करता है कि नारायण राणे वाकई में कोंकण के बड़े लीडर के रूप में आज भी हैं। और ये बात समझते हुए जो महाविकास अघाड़ी का हम देख रहे हैं कार्यकाल, उनकी एक ही पैटर्न, एक ही तरीका है कि अपने खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसको दबाने के लिए पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग करो। और इसीलिए आपको बताएं, नारायण राणे का बेटे नीतीश राणे हैं, जैसे ही ये चुनाव पास आ रहे थे कुछ ही दिनों पहले 65 वर्षीय एक व्यक्ति अचानक आता है और उसने कहा जी मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी और उस कोशिश में नीतीश राणे दोषी है। नीतीश राणे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसके बाद पुलिस जो उनके बयान को दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करती है, सम्मन जारी करती है। इसको लेकर राजनीति तेज हुई। तो नीतीश राणे वाकई में एक बड़े लीडर हैं, दबंग लीडरों में माने जाते हैं। और हमने देखा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के टाइम पे भी जो नारायण राणे हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ खुलासा करते थे, और उन्होंने तो खुलासा करते हुए यहां तक बोल दिया था कि मेरे पास सबूत हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है, दिशा सालियान की भी हत्या हुई है, और उस हत्या में शिवसेना का एक बड़ा लीडर शामिल है। जब नारायण राणे ने यह खुलासा किया था, एक राजनीति में तूफान आ गया था और यह लगने लगा था कि अगर ऐसा कोई सबूत है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र की सरकार अब गिरने वाली है। ऐसे सब हालात बने थे, लेकिन फिर किसी योजना के कारण या किसी सबूत के अभाव में बाकी चीजों का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन उसी समय से शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ हमलावर हुई और एक के बाद एक जिस तरह के हमले उनके ऊपर किए गए, जिस तरह से वाक युद्ध चला, उसके बाद नारायण राणे सुर्खियों में बने रहे। सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक ऐसा लीडर जो खुलकर सामने आया है पहली बार, कि जो शिवसेना का मुकाबला करने की क्षमता रखता है, एनसीपी के नेताओं के सामने खड़ा हो जाता है, तो कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के विरोध में बोलना, ये हम जानते हैं कि वहां क्या होता है। थाने में, पुलिस में एफआईआर हो जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है, शिवसैनिक घर में जाके घुस के मारपीट कर देते हैं, कोई विरोध में बोल नहीं सकता। और ऐसे में नारायण राणे अगर बोलते हैं तो इसका मतलब उनके पीछे कोई बैक है, और वो बैक है पब्लिक की सपोर्ट की। वो उनकी बैक है जो सिंधुदुर्ग एरिया जहां ये विजय हासिल हुई है, ये कोंकण एरिया में आता है, पूरे कोंकण एरिया का एकमात्र नेता माने जाते हैं। वहां उनकी पकड़ है और ये पकड़ सिद्ध हुई है, इसी से शिवसेना बौखलाई हुई है। आपको बता दूं, शिवसेना को जो हार मिल रही है उसका एक कारण तो यह है कि महाराष्ट्र की जनता यह समझ रही है कि ये जो शिवसेना है
इसने बीजेपी के साथ धोखा किया है। 15 साल पुरानी दोस्ती, अपनी विचारधारा छोड़कर कांग्रेस से दोस्ती करना, यह बता रहा है कि शिवसेना के लोगों को केवल पद चाहिए और इससे जनता इस समय नाराज है। महाराष्ट्र की जनता कोई भी अगला चुनाव आप आएगा देखेंगे, उसमें शिवसेना को चुनने को तैयार नहीं है। यह सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना के लिए हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी यह बात समझती है कि अकेले दम पर वो अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि बीएमसी है, उसमें कुछ ऐसी जगह है जहां उसकी पकड़ अभी भी उतनी मजबूत नहीं है, उसके लिए उसे अन्य दलों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा हो सकता है? एक तरफ शिवसेना है, एक तरफ एनसीपी है। एनसीपी और शिवसेना में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में एनसीपी को ज्यादा अपने लिए सुगम समझती है। उनको लगता है कि शिवसेना ने जिस तरह की बयानबाजी की है, संजय राउत का बयान हो और जिस तरह की बयानबाजी हमेशा की गई है, वो बीजेपी को विघटनकारी बोल चुके हैं। अब एक तरफ इस तरह से खुल के बोल देना, दूसरी तरफ आप देखें शरद पवार एनसीपी के बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अगर देखेंगे कोई भी बयान उठाकर शरद पवार का, वो कभी भी मोदी या बीजेपी के खिलाफ इस तरह की मुखर होकर नहीं बोलते, थोड़ा संभल कर बोलते हैं। और हाल ही में तो उन्होंने कई बार मोदी जी की तारीफ की है, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी की है। मोदी जी के काम की तारीफ तो उन्होंने इतनी कर दी कि मनमोहन सिंह से तुलना करते हुए यह तक कह दिया था कि मोदी जी के अंदर जो गुण है वो मैंने देखा कि मनमोहन सिंह में कभी भी नहीं थे। और ये जो बड़ाई करना है, ये टाइमिंग को लेकर आप देखिए, ये तब है जब बीएमसी का चुनाव आने वाला है, तो ये माना जाने लगा। और जब उनसे एक सवाल भी पूछा गया तो भी उन्होंने यही कहा कि हम तो सरकार बनाने वाले थे बीजेपी के साथ मिलकर, लेकिन शिवसेना ने धोखा कर दिया। अब जो शरद पवार का ये बयान आया था शिवसेना को लेकर, उन्होंने भी ये तक कह दिया था कि हमारे तो माइंड गेम में ये फंस गई है। यानी शरद पवार की एक ये चाल थी कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि शिवसेना का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस देश में हिंदुत्ववादी ताकतें अब बढ़ती जा रही हैं, संगठित होती जा रही हैं, और एक तरह से तय कर लिया है कि जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना एक अच्छा विकल्प थी और शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही दमदारी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने कांग्रेस के साथ जाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और उसका अंदाजा अब उसको होने लगा है। चाहे वो जिला सहकारी बैंक के चुनाव हो, वहां उसका सफाया हो गया, वहीं उसी तरह आप देखेंगे बीएमसी में कि जब चुनाव आएंगे शिवसेना को कोई पूछने वाला नहीं है। जो सत्ता आज उसके हाथ में है वो सत्ता उसके हाथ से जाएगी और उसका हाल वहां कांग्रेस जैसा होना है। दूसरी तरफ इस बात को शरद पवार एनसीपी समझ रही है कि बीजेपी के बिना पूरे देश में राजनीति करना आसान नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकते। और इसलिए उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि भाई इस मामले में अगर देश में राजनीति करनी है तो बीजेपी का साथ जरूरी है, क्योंकि भविष्य इस देश का भारतीय जनता पार्टी है। जितने चुनाव आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में बढ़त बनाई जा रही है। अब राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रमुख रूप से है। अभी तक के जितने सर्वे हैं वो कहते हैं कि गोवा हो या यूपी या पंजाब, जो आंकड़े हैं दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, माहौल बदल रहा है। जिस पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं समझा जा रहा था, आज की डेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो समझौता किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता जा रहा है। मैं रोज पंजाब के लोगों से संपर्क में रहता हूं, लोग कहते हैं एक एक दिन माहौल बदल रहा है। और 5 जनवरी की मोदी जी की रैली अभी होने बाकी है, कुछ ना कुछ घोषणाएं उस दिन वो करने वाले हैं, बड़ी घोषणाएं, बड़े नेता उस दिन शामिल होने वाले हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी सरकार बनाएगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। ऐसे में यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना असंभव है। मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर आगे चले, जिस तरह से धारा 370 को हटाया,
जिस तरह से देश के अंदर हाईवेज और रेलवेज बने, लोग विकास को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि देश की सेना को मजबूत किया जा रहा है। और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो चाणक्य माने जा रहे हैं एनसीपी के शरद पवार, उन्होंने शायद तय कर लिया है कि अगला चुनाव महाराष्ट्र के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि अकेले दम पर वहां सरकार बनाना किसी के वश में है तो वो है बीजेपी। तो समय रहते भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो मिल गए तो शायद भारतीय जनता पार्टी उनको अपने दल में शामिल कर ले, यानी साथ में संगठन बना ले। लेकिन अगर बीएमसी के चुनाव के बाद किसी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर यह विचार किया कि बीजेपी वालों से कहा साहब हमें भी साथ ले लो, तो भारतीय जनता पार्टी साथ लेने वाली नहीं है, क्योंकि वो अकेले दम पर बीएमसी में भी जीत हासिल करेगी। महाराष्ट्र के अंदर तो निश्चित रूप से आज भी लोग कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से अपना बहुमत साबित करके सरकार बना ले जाएगी। तो इसलिए ये नारायण राणे ने जो दिखाया है, कर दिखाया है, ये ठीक से कर दिखाया। और दूसरी तरफ शिवसेना को लोग कह रहे हैं कि नीतीश राणे के खिलाफ जो एफआईआर की है वो केवल आवाज दबाने के लिए और बदले की कार्रवाई से की गई है। इसमें अभी हालांकि न्यायपालिका न्याय करेगी। जो एंटीसिपेटरी बेल है वो निचली अदालत ने तो रद्द कर दी। जिस दिन रद्द हुई तो शिवसैनिक बड़े पटाखे बजा रहे थे, लेकिन अब दिखाई देगा कि आने वाली राजनीति में कौन महाराष्ट्र के अंदर राज करेगा। बीएमसी चुनाव से पहले भारी उथल पुथल होकर सरकार के पलटने की संभावना है। वंदे मातरम।